उमर, तुम क्लास में कहाँ थे? तुम क्लास में नहीं आए आज? हेलो जी। हम्म। जी मैं बाहर गया हुआ था। अच्छा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था। ये आजकल बच्चे बड़े डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट पे जा रहे हैं। संडे भी कोई बच्ची कह रही थी कि मेरा अपॉइंटमेंट है। सर अभी तक आपने क्या करा है? सर मैंने अभी भी ज्वाइन करा है। कुछ नहीं कराया, तो बस 9:02 तो हैं। ओके सर। अच्छा देखो, मतलब कुछ बच्चों का बहुत जेन्युइन फीडबैक था कि सर चीजें तेज जा रही हैं तो नहीं समझ में आ रही। यार चीजें तेज ना जाए इसीलिए हम लोग बैच में थोड़ा स्लो रखते हैं। बट ये तो मेरी मजबूरी है, मुझे तेजी से जाना पड़ेगा। बट जो मैं तेजी से ले जा रहा हूँ ना, ट्यूटोरियल उसको कवर अप कर देगा। कल का ट्यूटोरियल अटेंड किया था सबने? जी। तो उस ट्यूटोरियल के बाद चीजें थोड़ी कंट्रोल में आई होंगी। जी। यस सर। एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल्स आपके स्कूल एग्जाम्स में आए हैं, या जो कलेक्शन होता है न्यूमेरिकल्स का जो यूजुअली आते रहते हैं, वो न्यूमेरिकल्स उस ट्यूटोरियल में कवर हो जाते हैं। यस सर, एप्लीकेशन ज्यादा अंडरस्टैंड हुई। हम्म। तो उसको ऐसे ही रहेगा वो कि मैं थोड़ा सा तेजी से कराऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। और जो मैं करा रहा हूँ, एक बार आप पढ़ोगे, फिर ट्यूटोरियल जब आप करोगे तो फिर वो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद सो इन द लास्ट क्लास हम सब कर चुके थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल। अब एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये कई चैप्टर्स में है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर नंबर 5th में भी है, और 7th में भी है, और इसकी एप्लीकेशन 6th में भी। तो मैं वो सब एक साथ करा दूंगा आप सारा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। आज हो सकता है क्लास जल्दी छूट जाए, या ये भी हो सकता है कि क्लास और लेंदी हो जाए, क्योंकि आज क्लास की टाइमिंग्स टाइम पर नहीं, टॉपिक पर डिपेंड करती है। मुझे कोलिजन और सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाना है आपको। जैसे ही आप मैं सिखा दूंगा आपको क्लास। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है। आई एम श्योर मोमेंटम सब जानते हैं, दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, सर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा अलग टॉपिक है ना? ये मैं बता तो रहा हूँ, चैप्टर 5 में भी है, 7 में भी है, 6 में भी है। तो मैं तीनों का कवर अप कर दूँ। कौन सा टॉपिक कंजर्वेशन मोमेंटम का कहां पर है मैं लिखता चला जाऊंगा। ये वाला जो मैं करा रहा हूँ पर्टिकुलरली, ये चैप्टर नंबर 5। सो कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मींस वो सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मोमेंटम इज कंजर्व, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड सिस्टम मींस जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कॉन्सेप्ट तो इतना सा है, एप्लीकेशंस बहुत है। और सर यस। सर जो पी इनिशियल है, वो अगर दो बॉडी है तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम सम होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, कई एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक सबसे मेजर जो एप्लीकेशन मुझे आज करानी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, पहली एप्लीकेशन है कोलिजन। पूरा कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। कोलिजन के बाद हम करेंगे रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन के बाद हम करेंगे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। तो ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड। अब मोमेंट है बहुत सिंपल सा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो पहले कोलिजन डिस्कस करते हैं। अब से जब भी ये वर्ड आ जाए कहीं आइसोलेटेड, तो आपके बिल्कुल आना चाहिए ब्रेन में, आइसोलेटेड मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। जहां भी आइसोलेटेड लिखा हुआ आ जाए वहां एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा एक बात और देखो, जब क्लास शुरू होती है ना, तो बैच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और 10
15 के बाद एकदम से सब छोड़ना शुरू कर देते हैं। यार ऐसे तो आप क्विट करने वाले हो जाओगे ना, कुछ शुरू करो तो एंड तक लेकर जाओ। मतलब एज ए टीचर मेरा भी दिल चाहता है कि यार सुबह से बैठा हुआ हूँ, सुबह 9 बजे से 12 घंटे से ज्यादा हो गया, छोड़ दो, बीच में छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वैसे कैसे आप इतनी आसानी से क्विट कर सकते हो कि 10 बज गए, थक गए तो बंद कर दिया, लॉग आउट कर दिया, एकदम दिखने लगता है कि लाइन से जा रहे हैं सब। वहीं से तो पता चलता है कि कौन लूजर है और कौन अचीवर है। लास्ट मोमेंट तक जब तक ना खत्म हो जाए तब तक कंटिन्यू करना, और जहां प्रॉब्लम हो वहां पूछो। मतलब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, कहीं नहीं आया तो फिर मैं कहूंगा ओके, मतलब इसमें बहुत डिटेल डिस्कशन चाहिए, लेट्स डिस्कस इट आफ्टर द क्लास। तो मेरी टेंशन है, लेकिन आप मुझे बताएंगे। सो देखो, कोलिजन, कोलिजन के लिए पहली चीज एन आइसोलेटेड इवेंट। अच्छा, मैंने वीडियो ऑफ कर दी है, सारा ध्यान स्क्रीन पे लगाना, क्योंकि जो कुछ भी है स्क्रीन में। आइसोलेटेड इवेंट क्या मतलब है आइसोलेटेड होने का? कोलिजन के लिए पहली चीज है आइसोलेटेड इवेंट, जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती। जैसे एक मास m1 है, ये u1 है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है। मास m2 है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। दिस इज बिफोर कोलिजन। कोलाइड करती है। दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। and this is after collision. सर हमने Yes. क्या कराया बता दीजिए। असीम, मैंने कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम की एप्लीकेशंस है कोलिजन, रिकॉइल ऑफ गन एक्सप्लोजन। फर्स्ट कंडीशन मैंने शुरू करी, फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू करी है व्हिच इज कोलिजन। तो ये एक टिपिकल कोलिजन है कि बॉडीज आती हैं, कोलाइड करती हैं, और कोलाइड करने के बाद उनमें चेंजेस आ जाते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिजिकली कांटेक्ट में ना आए और कोलाइड कर दें। सर अगर कोई बाहर से चीज अफेक्ट कर रही है हो सकता है। फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट ऑलवेज। सर आप एक बार चेंज बता देंगे आफ्टर कोलिजन में क्या आया? was necessary after collision. चेंज किया है कि वेलोसिटी चेंज हो गई। देखो पहले u1 u2 थी, बाद में वेलोसिटी v1 v2 चेंज हो गई, वेलोसिटी में चेंज आ गया। सर मुझे समझ में नहीं आया सर, फिजिकल कांटेक्ट इज और नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड आफ्टर कोलिजन सर, ड्यूरिंग कोलिजन नहीं चाहिए फॉर कोलिजन। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो देखो अगर ये कांटेक्ट में नहीं भी आएंगे तब भी तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना। कोलिजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करें। वो फोर्स कांटेक्ट में आके भी कर सकते हैं, और वो फोर्स एक्सर्ट बिना कांटेक्ट के भी हो सकती है। दोनों केसेस ऐसा हो सकता है कि दो बॉडीज कोलाइड करें, कांटेक्ट में आए और फोर्स एक्सर्ट करें। ये भी पॉसिबल है कि बॉडीज कांटेक्ट में आए ही नहीं, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तब भी कोलिजन। इस इंटरवल में, ड्यूरिंग दिस इंस्टेंट, bodies will exert force over each other. Bodies will exert large force over each other. Will exert very large force on each other. तो जब वो कोलाइड करेंगे तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, यहां भी हो सकता है, ये भी एग्जांपल ऑफ कोलिजन। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोलिजन। सो आपको ये समझ में आया कोलिजन से मतलब क्या है। ड्यूरिंग कोलिजन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीज फोर्स एक्सर्ट करती हैं ड्यूरिंग कोलिजन। अब इसके बाद
दिवेश या क्या था दिवांश, ये समझ में आया कोलिजन क्या है? यस सर। सर सेकंड मार्क क्या शो कर रहे हैं, एक बार रिपीट करिएगा। दोबारा क्या कह रहे हो? सर जो सेकंड में हो रहा है फिर ये वाला, तो सर एक बार इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि मैंने मैग्नेट ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल को एक तरफ फेंक दिया, दोनों को एक तरफ फेंका। जैसे जैसे करीब आएंगे ये क्या करेंगे? रेपेल। दे विल रिपेल मींस फोर्स एक्सर्ट करेंगे। यस सर। सो एक बार रिकॉल करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्ट करना है। आप कंजर्वेशन मोमेंटम की एप्लीकेशन दिखेगी यहाँ। मोमेंटम के लिए कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा, दैट्स कंजर्वेशन मोमेंटम। की बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, इसे कंजर्वेशन मोमेंटम कहते हैं। एप्लीकेशंस देखो इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन कोलिजन है, दूसरी एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन है, तीसरी एप्लीकेशन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। अब देखो कोलिजन का क्या मतलब है। कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें बॉडीज एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट करती हैं तो बहुत हैवी फोर्स एक्सर्ट करती है। ड्यूरिंग कोलिजन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करती है। कोलाइड होने के लिए ये भी हो सकता है कि बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में ना आए, जरूरी नहीं कि कांटेक्ट में आ रही। जैसे ये भी एक एग्जांपल है कोलिजन का। मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एन एग्जांपल ऑफ कोलिजन, बट कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे। आपने इस मैग्नेट को फेंका, इस मैग्नेट को फेंका, जब दूर थे तो कोई रिपल्शन नहीं था, जैसे ही ये क्लोज आएंगे रिपेल करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज कोलिजन। सर एक डाउट था सर। हाँ, सर जब बॉडीज जब फिजिकल कांटेक्ट में आती है तो उसका कोलिजन फोर्स ज्यादा होगा, फिर जब बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती है? जब कांटेक्ट में आती है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करती है। Okay, उसके बाद जो भी कुछ भी होगा वो सब इसी का रिएक्शन है जो हुआ था ड्यूरिंग कोलिजन। इनफैक्ट यार ये सब में बताने का भी टाइम है ना, शेप चेंज हो जाते हैं, मतलब ऐसे शेप चेंज हो जाते हैं बिल्कुल बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन। फिर उसके बाद वो अपना शेप रीगेन करता है और आगे मूव करता है। अब देखो टाइप्स ऑफ कोलिजन। दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इनइलास्टिक। इलास्टिक में फर्दर दो टाइप होंगे, एक 1D, दूसरा कोलिजन इन 2D। इनइलास्टिक में भी दो टाइप हैं, एक 1D और एक हो जाएगा 2D। ये इनइलास्टिक कोलिजन है आपके टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब एक एक कोलिजन देखो क्या मतलब है इलास्टिक कोलिजन। तो मैं ना एक टेबल बना लेता हूँ, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाता है। और फिर से इसको यही याद करते हुए जाओगे तुम, ताकि जो ट्यूटोरियल हो उस ट्यूटोरियल में तुम्हें फॉर्मूला ना ढूंढना पड़े, तुम क्वेश्चंस देखो और खुद सॉल्व करो। इलास्टिक कोलिजन जैसे ही कोलिजन वर्ड आया दैट मींस मोमेंटम इज कंजर्व। कोलिजन है दैट मींस मोमेंटम इज कंजर्व। हर हाल में मोमेंटम कंजर्व होगा, यहां भी मोमेंटम इज कंजर्व, हर हाल में मोमेंटम कंजर्व होगा। दूसरी चीज, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। सर मतलब सारी कंजर्व हो जाएगी? टोटल एनर्जी, हाँ, मतलब बिफोर, जब मैं कह रहा हूं ना कंजर्व, दैट मींस कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वैल्यूज सेम हो, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वैल्यूज। और यहां भी टोटल एनर्जी इज कंजर्व। जब मैं टोटल एनर्जी कह रहा हूं दैट मींस काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, साउंड, लाइट, सारी एनर्जीज की बात कर रहा हूं। टोटल एनर्जी कंजर्व जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते? सब सारी एनर्जी जो भी आप सोच सकते हो, सारी एनर्जीज का सब कंसिडर है। अब इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। पहला डिफरेंस। बट सर आपने ऊपर वाले पॉइंट पे लिखा टोटल एनर्जी इज कंजर्व, फिर सर उसमें लिखा है सर काइनेटिक एनर्जी भी है। सिर्फ काइनेटिक नहीं, टोटल एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट प्लस साउंड प्लस लाइट, ये कंजर्व है।
मींस बस- काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ना, तो वो हीट की फॉर्म में चला गया, तो सम मतलब सम। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो कंसेप्ट नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अलग अलग। एक चीज और देखो यहाँ, इलास्टिक कोलिजन में ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है। कोई बताएगा मुझे कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या मतलब है? तो जैसे ग्रेविटेशन। क्या, हाँ, ग्रेविटी इज एन एग्जांपल। क्या बताया था मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए? रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स का? सर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होगा। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। हाँ, वर्क डन डिपेंड करेगा ओनली ओवर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसको आप कहोगे कि ये कंजर्वेटिव है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, और यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकती हैं। सर पहले आपने एक लाइन लिखवाई थी, एक बार फिर से बता दिए इसका मतलब नोट में पिछले लेक्चर में। if non conservative forces are present, mechanical energy is not consumed. हाँ, कंजर्व्ड। अगर आपके सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लाइक फ्रिक्शन जैसी कोई फोर्स है, तो आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो सकता है, ठीक है? सर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, कुछ ना कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो सकता है। सो ये आ गया आपका जो थ्योरेटिकल है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंसेस आ गए। तो डिफरेंस कौन कौन से हैं? यहाँ डिफरेंस है, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है। सर दोनों में मोमेंटम कंजर्व होता है। जी, मोमेंटम दोनों में। कोलिजन का मतलब भी ये मोमेंटम कंजर्व। अब इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं। सर इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी? कंजर्वेटिव हो सकती है, बट कंजर्वेटिव फोर्सेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट करेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती। ओके सर। अब देखो, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन आपको चाहिए, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो देखो, इलास्टिक कोलिजन इन 1D में क्या होगा? आपके पास ये मास है, इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी u1। You have another mass m2, it's moving with a velocity u2. They collide with each other. After collision, m1 चला गया with a velocity v1, m2 चला गया with a velocity v2. So this is before collision. This is during collision. This is after collision. भाई ये टॉपिक आज ऐसे कर लेना कि एग्जाम में आप लिख कर आ रहे हो। जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं फॉर द नेक्स्ट 1 आवर खत्म कर दो। जितने आसपास डिस्ट्रैक्शंस हो आफ्टर रहे में होंगे क्या ना। हो रहा है ये? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले u1 थी, अब वेलोसिटी चेंज हो गई। कोलाइड करने के बाद अलग हो गई बॉडीज। डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? सर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं रिवर्स हो रही? जरूरी नहीं ना कि हमेशा रिबाउंड हो जाए, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, कोलाइड कर हो सकता है सेम डायरेक्शन में जाए। सर जैसे अगर पीछे वाले की अच्छा, स्पीड ज्यादा थोड़ा होगी बहुत तो collide रिबाउंड होगा ही होगा। ना, क्योंकि जब कांटेक्ट हो रहा है। रिबाउंड होने के बाद ऐसा हो सकता है ना कि दोनों सेम डायरेक्शन रिबाउंड हुए, लेकिन उसके बाद इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, एंड कंटिन्यू मूव इन द सेम डायरेक्शन। सर जो मास form- वेलोसिटी कम हो जाएगी सर आफ्टर कोलिजन। मतलब मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल्स में कर सकते हो। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो जो कुछ भी मैं डिराइव करूंगा उसको नेगेटिव ले लेना। ओके सर। ठीक है, बट इट्स 1D, दैट मींस एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको ये है ना कि यहाँ भी तो जा सकता है, दैट वुड बी 2D। उसे 2D में स्टडी करेंगे। यहाँ 1D में मतलब सब एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो, इसमें कौन कौन से कंजर्वेशन लॉस लगा सकते हैं। पहले आप लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मुझे जरा सबकी आवाजें आए। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? अरे बताओ जरा। m1 plus m2 u2। m1u1 प्लस M2U2. m2u2 फाइनल मोमेंटम क्या है?
सर m1 v1 plus m2 v2 मैंने वेक्टर साइन ड्रॉप कर दिया, किसी को समझ में आ रहा है क्यों ड्रॉप कर दिया? कोई रीजन बता सकता है? सर क्योंकि सर वन डायरेक्शन में है हाँ, dimension. क्योंकि इट्स यूनिडायरेक्शनल, वन डायमेंशनल मोशन है, इसीलिए वेक्टर साइन ड्रॉप कर दिया। और कौन सी चीज कंजर्व्ड है? देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जल्दी से बताओ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करोगे? अरे बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? माइनस इनिशियल होगी सर हाफ m1 v square u1 हाफ m1 हाँ u1 square minus Half हाफ m2 u2 m1 square u square. हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 स्क्वायर। दिमाग अपना चलो, तुम्हें सब आता है। इस पूरी कैलकुलेशन, पूरा कोलिजन करने के लिए फिजिक्स का कोई भी एक पॉइंट नहीं है जो नहीं आता हो, बस मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कब क्या अप्लाई करना है। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल क्या होगा? m2 u2 half m1 v1 v1 square half plus half half m2 v2 square m2 v2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना होगा। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे ना, ये तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी डेरिवेशन की। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको v1 मिल जाएगा। v1 कौन सी वेलोसिटी है, बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन? after आफ्टर कोलिजन। तो m1 माइनस m2 इंटू u1, आप कह सकते हो ये वर्किंग फॉर्मूला है, बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ये आपका v1 है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन m1 माइनस m2 इंटू u1 बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ये है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और बताओ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ सेकंड वेलोसिटी कैलकुलेट करो, v2 कैलकुलेट करो, तो बस 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 कर दो। करना जरा ये काम, बताना मुझे। 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? m2 minus m1 u2 upon m1 plus m2 plus 2m1 u1 m2 प्लस m1 है ना, उसको m1 प्लस m2 लिख दूं, एक ही बात है। yes sir. सो अगर आपको एक याद है तो दूसरा रिलेशन याद है, इसे रटो, इसका तो रटोफिकेशन, इसे मेमोराइज करो, बहुत काम आएगा ये आपका इलास्टिक कोलिजन इन 1D है। सर ये आप- वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना दोनों राइट, after आफ्टर collision। कोलिजन, बिल्कुल वेलोसिटी आफ्टर। वो आपसे यही पूछेगा न्यूमेरिकल में कि ये बता दो कि कोलाइड करने के बाद वेलोसिटीज क्या होगी। यही पूछेगा कि आफ्टर कोलिजन बता दो वेलोसिटी क्या होगी। अब एक काम करो, इसके ऊपर का तो आपके साथ ये शीट मैंने शेयर करी हुई है, सो इसको तो मत लिखो, इसे लिख लो जरा सा, यहाँ से लिखो, क्योंकि आप लिखोगे ना तभी आपको याद होगा। यहाँ से लिखो, सर हमने वो इलास्टिक और इलास्टिक के भी लिखा था, जी इलास्टिक और इनइलास्टिक का नहीं लिखा था। हाँ मैं कह रहा हूँ उसको मत लिखो, वो तो आपके साथ मैंने शीट शेयर की हुई है, मैं चैट रूम में फिर से डाल रहा हूँ शीट का लिंक। ओके सर। अगर आप सर पुरानी वाली और ये सेम ही होगी ना? हाँ हाँ सेम है, मैंने चैट रूम में डाल दी है वैसे, अगर किसी के पास ना हो तो ले लेना। बस जब आप नोटबुक खोलोगे ना तो उसमें देख लेना क्या टॉपिक चाहिए आपको, फर्दर पेजेस बना रखे हैं। ये ओपन हो गया था ना सबसे नोटबुक, जिन लोगों ने ट्राई किया? yes sir जी sir यस सर। Yes sir. और तुम में से जितने भी जेई या नीट वाला जो भी है, केवीपीवाई का फॉर्म है, 6 सितंबर लास्ट डेट है, इसे अप्लाई करो। वो क्या होता है सर उसकी क्लासेस लग रही हैं? हाँ क्लासेस लगनी थी, लेकिन अभी ये तुम्हारे एग्जाम्स की वजह से ये आ गया, जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे इसको शुरू कर देंगे। ओके। नेट पे सर्च मारना है केवीपीवाई, लेकिन जेई, जितना जेई या नीट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही तुम्हारे लिए केवीपीवाई इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट ये है कि 11th में क्रैक किया जा सकता है। 6 सितंबर लास्ट डेट है, इसे फिल कर दो
इस फॉर्म को फिल कर देना। इंडिया में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ ग्रेजुएशन में जो एडमिशन्स होते हैं वो सब इसी टेस्ट के थ्रू होते हैं। ये 2 बार होता है, एक बार आप 11th में देते हो, अगर आप क्वालिफाई कर जाओ तो 12th में देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो नवंबर में होता था लेकिन अब सेशन लेट है तो ये भी जाकर आपका जनवरी फरवरी में होगा। अच्छा टाइम है आपके पास। सिर्फ 11th का सिलेबस आता है, थोड़ा सा 12th का आता है, क्रैक करना आसान हो जाएगा। सर पीसीएम का पूरा सर, करा वैसे देंगे सर, इस इसकी बैचेस ना- में? हाँ हाँ, सर कब से स्टार्ट है सर ये, क्योंकि सर आफ्टर इसका तो आफ्टर फिर एग्जाम्स, आफ्टर स्कूल एग्जाम्स। सर डेट नवंबर की है ना, बट अभी नहीं तो एक्सटेंड हो जाएगी, पहले होता था नवंबर में, एक्सटेंड हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने रजिस्टर करा हुआ है सर, तो उसमें नवंबर ही था। एक्सटेंड हो जाता है। सर मैंने भी रजिस्टर किया। चलो गुड। सर इस बार शायद कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा ना? इंटरव्यू तो बात की चीज है, पहले टेस्ट देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये होती है जब आप केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर करते हो ना, मतलब 11 तो फिर तैयार होकर रख गई। सर 12th का कितना आया सर इसमें? कुछ चैप्टर्स आते हैं, शुरू के 3 चैप्टर सर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आएगा ना सर 12th का? इलेक्ट्रिसिटी ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी ही आता है। यहाँ तक आया सबके समझ में? यस यस सर। ये सर आया था। अब एक काम करो, एक न्यूमेरिकल आप खुद कर लो, जरा सा आप खुद कर थोड़ा सा लोगे ना ऊपर कर दीजिए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि ये हो सकता है, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी देखो, आधा घंटा मैंने निकाल दिया सिर्फ एक ही टॉपिक में, मुझे स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। सर दोनों फॉर्मूला आफ्टर कोलिजन किया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिफोर कोलिजन तो बता देगा ना आपको। ओके सर। देखो ये है तो फॉर्मूला बेस, लेकिन अगर आप ये न्यूमेरिकल कर लोगे ना तो एटलीस्ट कोलिजन आपके कुछ समझ में आ जाएगा, फिर मैं तेजी से करा सकता हूँ आपको। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस सर। अब बस इसमें एक चीज याद रखना, देखो दे अप्रोच ईच अदर, इसका मतलब क्या लगता है आपको? वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट। ऑपोजिट। तो दैट मींस 10 kg की वेलोसिटी अगर राइट में 20 मीटर पर सेकेंड, 20 kg की वेलोसिटी लेफ्ट में होगी इफ दे अप्रोच ईच अदर। अब यहां पर ये आपका u1 है और ये आपका u2 है, लेकिन एक बात याद रखना, साइन कन्वेंशन यूज करना है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ख्याल रखना, जब यहां रखोगे ना, यूज करोगे इन रिलेशंस को, तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। और याद रखो इन जनरल फिजिक्स में जब भी तुम वेक्टर ड्रॉप करते हो, मैंने करा ना यार ड्रॉप वेक्टर 1D की वजह से साइन कन्वेंशन उठा लेते, एक डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। अब ये कोलाइड कर गए, अब आपको चाहिए आउटकम ऑफ द कोलिजन क्या होगा। सो यू हैव m1, यू हैव m2, बस मुझे v1 और v2 कैलकुलेट कर दो और आंसर चैट रूम में लिख दो। आप ये कर लोगे तो मुझे इतना समझ में आ जाएगा, अच्छा आपको कोलिजन समझ में आ रहा है, फिर हम तेजी से कर जाएंगे सर। सर आप होस्ट है या को होस्ट? मैं 1 मिनट देखना तो बच्चे, मैं क्या हूँ? मैं को होस्ट हूँ, फैकल्टी।
नम्रा का कुछ आंसर आया, नम्रा गड़बड़ है बच्चे, नम्रा गड़बड़ है। सर 1 मिनट ऊपर कर दो थोड़ा। फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट वैल्यू रखना है। वेरी गुड सांची, V1 सही आ रहा है। नोहा V1 गलत है, चेक करो। साइन कन्वेंशन रखना, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव रखना, वरना गलत करोगे। क्या आप कर रहे हो यार, इतना टाइम लगेगा। उर्वशी नहीं, उर्वशी दोनों आंसर्स गड़बड़ है बच्चे, चेक करो। साइन कन्वेंशन में गड़बड़ किया है। देवेन तुमने भी गड़बड़ किया है, सालिक तुमने भी गड़बड़ किया है। नम्रा अब V2 सही है आपका। और आंसर्स, अदनान, अद्यान, अनवी, यशिका, रोशनी, उमर गलत आ रहा है V1, अर्पित V2 गलत है, देविन सही आ रहा है V1, नोमा V1 फिर गलत है, सालिक अब सही आ रहा है V1। ये देख लो तुम लोग प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहे हो, पहले गलत आता है फिर सही आने लगता है। सूरत, यशिका क्या हो बचे? देवांश गड़बड़ है, फिर तुमने कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ करी है। सांची V2 बिल्कुल सही आ रहा है। मेराज V2 सही है। सर एक बार फॉर्मूला फिर से दिखा दीजिए। देखो V1 is M1 minus M2, V1 is M1 minus M2 into U1। अब मैं आंसर चेक नहीं कर रहा, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। M1 plus M2 2 M2 U2 by M1 plus M2। M1 देखिए कितना है, 10 है। M2 कितना है, 20 है। U1 कितना है, 20 है। M1 plus M2 कितना है, 10 plus 20 है। 2M2 U2 20 है। U2 कितना, -10। M1 plus M2 10 plus 20। So your V1 is -10 हो जाएगा, so it's minus of 200 divided by 30। ये आ गया minus of 400 divided by 30। ये आ गया, अरे -600। अच्छा हाँ, -600 डिवाइडेड बाय 30, तो -20 आ गया। V2 में कैलकुलेट नहीं करूंगा। माइनस आने का मतलब क्या है कि कोलाइड करने के बाद 10 kg कहाँ जा रहा है, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट। सर तो इसमें रिबाउंड हो रहा है ना? इसमें रिबाउंड हो रहा है, ठीक है। तो रिबाउंड होगा या नहीं होगा वो आपका आंसर बता देगा। सो दैट इज अबाउट, दिस इज कोलिजन। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं देगा आपको, वो आपको कॉम्प्लिकेशंस जनरेट करवाएगा, बट सर हम मास देख के भी तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि किस डायरेक्शन में जाएगा। मुश्किल है क्योंकि इट्स नॉट जस्ट मास व्हिच डिसाइड्स, इट्स मास एंड वेलोसिटी बोथ, मोमेंटम व्हिच विल डिसाइड। सो अगर आप मास देखोगे तो शायद आप गलत कंक्लूड करो। सो दैट वाज अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन 1D। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D। और न्यूमेरिकल्स आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे। इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D। इनइलास्टिक कोलिजन में अगर मैं आपसे कह रहा हूं इनइलास्टिक कोलिजन है, दिस इज M1, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी U1, दिस इज M2, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी U2, दिस इज M1, this is M2, M1 is going with a velocity V1, M2 is going with a velocity V2 after the collision। अगर ये इनइलास्टिक है तो क्या डिफरेंस होगा यहाँ इस वाली और पहले वाली कैलकुलेशंस में, क्या डिफरेंस आएगा? सर हमारे पास सिर्फ इक्वेशन 1 होगी।
जैसे काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक Conserve नहीं होगी। नहीं होगी। सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा ना, m1u1 plus m2u2 is m1v1 plus m2। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसका क्या मतलब है? लॉस होगा। यस सर, एनर्जी की Yes, sir. तो यहाँ लॉस आएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, जरा सोचो दिमाग क्या चलता है। लॉस कैसे निकालोगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हीट के फॉर्मूला से। नहीं, लॉस का क्या मतलब है? लॉस का मतलब ये है ना कि पहले 10 था, बाद में 8 हो गया, यही तो लॉस है। तो कितना loss इनिशियल हुआ? माइनस फाइनल। माइनस कर देंगे सर। माइनस कर देंगे ना, इनिशियल फाइनल या फाइनल इनिशियल, इन्हें सब ट्रैक कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दैट्स हाफ m1v1 स्क्वायर m2v2 स्क्वायर m1u1 स्क्वायर m2u2 square. This is loss in kinetic energy. तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, एनर्जी का लॉस होगा, वो लॉस आपसे ऐसे कैलकुलेट करवाएगा। अब इसी में ना एक टर्म और भी आती है, कहता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसको समझो। परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब? Perfectly inelastic means after collision bodies will stick with each other. After collision bodies will stick. Means ये कुछ ऐसा है, ये m1 है, it's going with a velocity u1, m2 it's going with a velocity u2। दोनों का मोमेंटम सेम होगा क्या? किसमें? वेलोसिटी सेम हो जाएगी। परफेक्ट। हाँ, कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद दोनों एक साथ जाने लगे, चिपक जाएंगे। तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी ना उनकी। राइट, आफ्टर वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी होगी। आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज, अब ये दोनों एक बॉडी बन गए, m1 प्लस m2 इंटू v। तो आप यहाँ से v लिख सकते हो, v कितना आ जाएगा? इट्स m1u1 प्लस m2u2 ओवर ये कॉमन वेलोसिटी, दिस इज कॉमन वेलोसिटी जिससे ये दोनों मूव करें। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब बताओ ये एनर्जी कंजर्व्ड होगी या एनर्जी में कुछ लॉस आएगा? अरे कुछ तो बताओ। सर लॉस होगी सर। एनर्जी में लॉस आएगा ना, सर कैसे अगर सर? परफेक्टली इनइलास्टिक है ना। इनइलास्टिक का मतलब ही यही है कि एनर्जी में लॉस होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कोलिजन आपका इनइलास्टिक कोलिजन है ना, तो इनइलास्टिक मींस एनर्जी में कुछ ना कुछ तो लॉस आएगा ही आएगा। चलिए इतना लिख लीजिए, और लॉस हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। लिखिए, फिर इस पर भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन। स्क्रॉल कर दीजिए। सर ये हो गया। तो ऊपर कर दिए। बस। सर परफेक्टली इनइलास्टिक में लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी? अभी कैलकुलेट करते हैं।
उसके लिए ना एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है। सर मुझे ये लिखना है जिसके अंदर आपने बताया था ना क्या हो रहा है उसके अंदर एम यस अच्छा चलो, अब इसमें लॉस इन एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इतना लिख लो पहले फिर। सो देखो लॉस कैसे आता है हमेशा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल है हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां से लॉस आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। बस आपको v की वैल्यू रखनी है, v आपकी ऊपर से जो हमने कैलकुलेट किया था इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं जो बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, हाफ m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। बट ये रिलेशन आप सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आपका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, ये लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। रेयर होता है कि इससे कुछ सर पूछ। बताया गया कि कोलिजन पूरी तरह से इनलास्टिक है, मतलब परफेक्टली इनलास्टिक है। अगर हाँ, अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक है दैट मींस कोलाइड करने के बाद बॉडीज विल स्टिक ईच अदर। In that case, loss in energy is this half m1 m2 by m1 plus m2 into u1 minus u2 का स्क्वायर। ये वैलिड सिर्फ तब है जब ये परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। सर ये न्यूमेरिकल में बताया जाएगा ना कि हाँ perfect- बिल्कुल बिल्कुल, या तो वो लिखेगा परफेक्टली इनइलास्टिक या कुछ ऐसा लिखेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कोलाइड करने के बाद बॉडी स्टिक हो जाती सर है। यस सर रियल लाइफ में होता है परफेक्टली इनलास्टिक? हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक बॉल लो या दो मैग्नेट्स ले लो, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों को फेंको, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, एक होने के बाद मूव करना शुरू कर दें। या दो कार्स कोलाइड कर गई, पीछे वाली कार ने आगे वाली कार को हिट किया और पीछे वाली बड़ी कार है हैवी है, आगे वाली कार को घसीटता हुआ ले जा रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक। सर ये Yes. जो आपने एक बार लिखा है फिर से बता दीजिए कैसे करना है इसको। ये वाला, इसमें सिर्फ ये करना है कि आपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी ली, इनिशियली ने सबट्रैक्ट कर दिया, यहाँ v की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद सिर्फ अलजेब्रा है, सबट्रैक्ट करोगे, कॉमन लोगे एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट, लॉस इन काइनेटिक। इसके बाद अब ये तो सब तो था 1D में, अब वो आपसे कहता है कि अच्छा आप कोलिजन अगर 2D में तो क्या होगा। देखो जहां से स्कूल में एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनते ज्यादा, मैं वो टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा। 2D का मतलब है बॉडीज कोलाइड करने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे। दिस इज m1, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी u1, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी u2, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये कोलाइड कर जाते हैं एंड आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा होता है कि ये एक्स एक्सिस है
m1 इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी v1, m2 कुछ इधर जा रहा है विद द वेलोसिटी v2। ये थीटा है और ये फाई हो गया। अब आपसे कहता है कि अच्छा इलास्टिक है, अब इक्वेशंस लिखो। तो इक्वेशंस लिखने के लिए पहला काम करो, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लो। आई एम श्योर कंपोनेंट्स रेजोल्यूशन सब जानते हैं, v1 cos थीटा और ये वन हो गया v1 sin थीटा। इसके कंपोनेंट्स लोगे तो v2 cos फाई, यहां आ जाएगा v2 sin। चलो एक्स एक्सिस के अलोंग पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। अब जरा सा सोचो, किस डायरेक्शन में होता है उधर cos लेते हैं, और जिसमें जहां जहां एंगल गिवन होता है वहां cos लेते हैं, परपेंडिकुलर में sin लेते हैं। ओके सर। चलिए इतना लिखिए, इसे ड्रॉ करिए और सोचिए एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाए। मोटिव सिर्फ ये नहीं होता ना कि मैं लिख दूं आप कॉपी कर लें, सोचो। अगर आप सोच सकते हो ना तो आपके लिए फिजिक्स में याद करने की चीजें बहुत कम रह जाएंगी। कॉन्सेप्ट्स वही है जो आपने ऊपर पढ़े, बस एक्स एक्सिस के अलोंग अलग लगाना है, वाई के अलोंग अलग लगाना है। तो सोचो एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारे अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग तुम्हारे अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या होगा। सर हम पूरा फॉर्मूला बताएं या सिर्फ फाइनल बताएं? पूरा पूरा मतलब पूरा ही चाहिए होगा ना। मुझे बताओ भी मत, खुद लिख कर रखो, फिर देखो जब मैं बताता हूँ तो देखो मैच करता है या कहाँ गड़बड़ है। एटलीस्ट ये स्केच बनाओ। चलो भाई, अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो एक्स जो भी इनिशियल मोमेंटम है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इनिशियली तो सब एक्स एक्सिस के अलोंग था। फाइनली v1 cos थीटा है तो m1 v1 cos थीटा। ये करा था किसी का मैच? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब इसी को ना y एक्सिस के अलोंग लिखते हैं। तो देखो इनिशियली तो y के अलोंग कुछ भी नहीं है, जीरो होगा। है ना। एक बॉडी ऊपर जा रही है तो y एक्सिस के अलोंग होगा m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। माइनस इसलिए क्योंकि Excuse me, sir. एक यस Sir, ऊपर जा रही है या डिफरेंट डायरेक्शन में? एक ऊपर है और एक नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शंस में ना। v1 देखो, v1 sin फाई तो थीटा तो ऊपर है, v2 sin फाई नीचे, y कंपोनेंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव लेना होगा। ठीक। Okay, sir. आपने U1 लिख दिया। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम क्लास में थे नहीं, गलतियां नहीं निकाल रहा था। हाँ जी। m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin। अब इसके बाद एक बात बताओ,
कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? सोचने वाली चीज ये है कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग लिखोगे या एक इक्वेशन होगी? क्या लगता है? बोलना शुरू करो, तुम लोग बोलते हुए अच्छा लगता शायद है। अलग। अलग बॉक्स है, सबको ही लगता है अलग, या कोई इस पहले दोनों की अलग अलग निकालेंगे, फिर फाइनल इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा भाई, सब एग्री करते हैं इस बच्चे से कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, वाई के लॉन्ग अलग होगी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, रिजॉल्व हम किसे करते हैं, स्केलर को या वेक्टर को? Sir, vector को Sir. scalar को कर नहीं सकते. स्केलर को नहीं कर सकते यार, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? Sir, scalar है I think. तो क्या मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी को रिजॉल्व करके एक्स के और लॉन्ग नहीं। अलग लिख दिया, वाई के लॉन्ग अलग लिख दिया? No, sir. नहीं Sir, लिख हम सकते, resolve भी नहीं कर सकते उसे. रिजॉल्व ही नहीं कर सकते, तो एक्स और वाई वाली तो बात ही नहीं आएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर 3 ना, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दिया आपने, इसे सॉल्व कर दिया। half m1 u1 square plus half m2 u2 square is half m1 v1 square plus half m2 v2 square। यहां पर कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं आने वाला, क्वेश्चंस में ये तीन इक्वेशंस आप यूज करेंगे। अगर इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं तो क्वेश्चंस में तीन इक्वेशंस यूज होंगी। इसको लिख लो, दिस इज इट, ये इलास्टिक कोलिजन इन 2D। और इसके लिखते लिखते ना ये सोचना कि अगर ये इनइलास्टिक होगा तो क्या चेंज आएगा। इसमें एक डाउट था हाँ, कि अगर ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में m1 v1 cos थीटा और m2 v2 cos फाई लिया है, तो इसमें हमने cos क्यों लगाया? क्योंकि जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन होता है वो कंपोनेंट कॉस आता है ना। ये v1 था, मुझे इसका x कंपोनेंट चाहिए, x एक्सिस के साथ एंगल थीटा, इसलिए कॉस आया। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मुझे कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्सिस सही से समझ नहीं आया। y एक्सिस, सर एक्स वाला एक जो है। देखो इनिशियली सब x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो जो भी मोमेंटम है वो x के अलोंग होगा। यस ये तो मानते हो ना कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इनिशियली क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। फाइनली x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, v1 cos थीटा, क्योंकि मैंने वेलोसिटी को रिजॉल्व किया है, ये यहां जा रहा है ना। ये तो ना x के अलोंग है ना y के अलोंग, मुझे इसे ब्रेक करना पड़ा, रिजॉल्व करना पड़ा। x के अलोंग अलग रिजॉल्व किया, y के अलोंग अलग रिजॉल्व किया। वेरी गुड देविन, सही कह रहे हो तुम, सुना। इसीलिए cos और sin आ गए। तो पहले मैंने x के अलोंग लिखा m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। फिर मैंने कहा y के अलोंग लगा दो, तुमने कहा यार y के अलोंग तो कुछ है ही नहीं ना, इनिशियली तो कोई y के अलोंग जा ही नहीं रहा, जीरो रख दो। m1 v1 sin थीटा पॉजिटिव ले लिया, m2 v2 sin फाई नेगेटिव ले लिया, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। ये हुआ, जीरो तो लिया। क्योंकि इनिशियली y के अलोंग तो कोई मोशन ही नहीं हो रहा ना, सारा मोशन x के अलोंग है। देखो कुछ है कंपोनेंट y के अलोंग, No, अगर sir. इनिशियली ये ऐसे जा रहा होता तो कुछ कंपोनेंट बनता y के अलोंग, लेकिन बेचारा y के अलोंग जा ही नहीं रहा, कोई कंपोनेंट ही नहीं है इसके पास। Okay, sir. अब देवांश यहाँ देखो, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो मैंने क्या किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो स्केलर के कंपोनेंट्स नहीं होते। मींस मैं ऐसे करके नहीं दिखा सकता कि काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस ली, फिर मैं आपसे कहूं मैंने काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस ली, वो काम नहीं हो सकता। टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी। फिर कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी क्या थी, v1, टेंशन ही नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यस देवांश, आया? इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि ये तो आपने लिख लिया ना, सबने लिख लिया, अगर मैं कहता हूं इलास्टिक की जगह इनइलास्टिक है, क्या चेंज आएगा? देविन ने बताया था मुझे चेंज। Kinetic energy का
सेम होता है जो ऊपर करा है, सिर्फ फर्क ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन नहीं आएगी। तो ऐसे लिख लेते हैं, सेम एज अबव, ओनली इक्वेशन नंबर 3 इज नॉट वैलिड। बाकी तो वैसे ही होगा जैसे ऊपर करा है, बस चेंज ये आएगा कि इक्वेशन नंबर 3 जो है ना वो वैलिड नहीं है। तो आप सिर्फ फर्स्ट और 2 इक्वेशंस लिखोगे, यहां तक वैलिड होगा अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन। इतना लिखो। इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो करा देता हूं मैं आपको। सर उसमें बस हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए ट्रांसपोज करके सबट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। So, इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D पर, वो मैं आपको करा देता हूँ, देन कोलिजन इज ओवर। फिर हम जरा सेंटर ऑफ मास स्टडी करते हैं, क्या चीज है सेंटर ऑफ मास। सर हमने अभी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात किया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बाद मैंने सिर्फ कहा था इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस वैलिड होंगी, थर्ड नहीं होगी। इनइलास्टिक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो जैसा ऊपर कह रहा है आपने इलास्टिक कोलिजन इन 2D, सेम होगा इनइलास्टिक कोलिजन इन 2D में, बस फर्क ये होगा कि आखिरी की जो लास्ट थर्ड इक्वेशन है दैट्स नॉट वैलिड, ओनली फर्स्ट 2 इक्वेशंस आर वैलिड। ओके, यस सर। ओके गुड। तो 2 मिनट आप स्क्रॉल कर सकते हो सर, मैं लिख लेता। ये तो तुमने लिखा था ना, नहीं लिख यस पाया सर, था? बस इलास्टिक एनर्जी वाला लिखना था। लिख लो, लिख लो। So, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उससे बहुत इंस्पायर्ड है। अगर आपने बिलियर्ड्स या स्नूकर खेला है, अगर आप ऑनलाइन गेम भी खेलते हो ना स्नूकर या बिलियर्ड का, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। ये बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट डिस्कस करनी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D। हाँ सर, हो गया सर। सो द क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट होगा इलास्टिक कोलिजन है, चलो पूरी कहानी लिख देता हूँ। क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहना, मैं क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं दूंगा। सो ये आपसे कहता है दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास है m1, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी u1। एक और बॉडी है, इसका मास है m2, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी u2। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद m1 इधर जा रही है विद अ वेलोसिटी v1, m2 इधर जा रही है विद अ वेलोसिटी v2। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है, तो बेसिकली वो आपसे कहता है ये कि ये जो दोनों वेलोसिटीज है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। लाइक अगर ये ऐसा है तो दूसरा वाला कुछ ऐसे जाएगा। थीटा और फाई का सम 90 होगा। राइट, U2 0 है और हाँ मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने गलती से उसकी वेलोसिटी। और कंडीशन ये है कि जो सेकंड वाली बॉडी है ना ये रेस्ट में होगी, तो इसकी वेलोसिटी इज 0। और ये आइडेंटिकल है, तो मैंने बस 1 और 2 अलग से लिख के दिखा दिया। m1 और m2 दोनों m के इक्वल होगा।
तो कहता है ये प्रूफ करके दिखाओ। और ये बहुत कॉमन चीज है, जब आप स्नूकर या बिलियर्ड्स खेलते हो वहां क्या होता है, जो बॉल्स होती है ना वो बॉल्स आइडेंटिकल होती है सारी, तो वहां ऐसे ही होता है, शॉट्स ऐसे ही डिसाइड किए जाते हैं। लाइक ये आपकी टारगेट बॉल है, इस बॉल से आपने हिट किया ऐसे, तो आप कुछ ऐसे हिट करोगे, आपको पता है कि हिट करने के बाद ये दोनों परपेंडिकुलर जाएंगे, आप ऐसे सर हिट उसमें करोगे। इलास्टिक होता है कॉलेज? इलास्टिक, ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन होता है, बहुत नहीं, जो बॉल्स होती हैं बड़ी स्मूथ बॉल्स होती हैं, सारी आइडेंटिकल होती हैं, तो वहां जो शॉट्स डिसाइड किए जाते हैं ना, वहां शॉट्स डिसाइड इसी को यूज करके किए जाते सर लेकिन टर्फ की वजह से फ्रिक्शन नहीं आ जाता? हैं। बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब वो जो फ्रिक्शन है ऑलमोस्ट इलास्टिक, लाइक यहाँ मैं कह रहा हूँ ना 90 डिग्री, तो वहां पर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा दैट्स 88, 89, 87%, बट मोर और लेस वही होगा। तो वहां शॉट्स डिसाइड करने में ये फैक्ट बहुत काम आता है। अगली बार खेलना है तो देखना कि जब तुम हिट करोगे दोनों बॉल्स के डायरेक्शंस देखना, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे से 90 डिग्री पर जा रही है। अब आपको कैल शो करना है दैट V1 एंड V2 आर परपेंडिकुलर। अब एक काम करें, मतलब ये जब मैं बहुत थक जाता हूँ क्लास में तो मैं यही करता हूँ, ड्रॉ करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम लिखो, जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ, और फिर देखते हैं कुछ आंसर आता है या नहीं आता। हालांकि मुझे बाद में तो लिखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट चलो चेक करते हैं कि कितना सीखते हो आप। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ वेक्टर फॉर्म में। इसको लिखने के बाद पहला काम करो और मुझे बताते जाओ अगर हो गया तो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ इन वेक्टर फॉर्म। फिर कह रहा हूं मैं वेक्टर फॉर्म में, m1 m2 को m लिख देना इक्वल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। मैं थक गया, मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलो भाई अप्लाई करो जल्दी से, लेकिन अप्लाई करना वेक्टर फॉर्म में, u के ऊपर वेक्टर लगाना, रिजॉल्व मत करना। रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में ले लो। और देखो m अगर कैंसिल हो रहा है तो क्या इक्वेशन बचती है। ऐसे भी तो करके देखो, मानो ना कि मान लो एग्जाम में बैठे हो टीचर के पास। क्या करें? हाँ फिर बताऊं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा। सर रिजॉल्व क्यों नहीं करेंगे? नहीं, टफ हो जाएगा, जो प्रूफ करना है ना उसमें टफ हो जाएगा रिजॉल्व करके, तुम्हें खुद दिख अगर जाएगा। U2 0 है तो M2 U2 भी तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उसको नेग्लेक्ट करते हैं। सो ये आना चाहिए था, आया नहीं आया। सब सिखा दिया तुम्हें जितना सिखाना था कोलिजन। m कैंसिल हो जाएगा। यस सर, मेरा यही आया। चलो यस सर। वेरी गुड। सर लेकिन मैं ये नहीं समझा सर, हमने रिजॉल्व क्यों नहीं किया? रिजॉल्व करके भी हो जाएगा, बस मैं स्टेप्स बचाना चाह रहा हूँ, बिना रिजॉल्व करे हुए आसानी से हो जाएगा। तुम्हें खुद दिख जाएगा जब भी मैं 3-4 स्टेप्स आगे आ जाऊंगा ना, तो तुम समझ जाओगे मैं रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा। मर्जी है ना भाई, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाने के लिए या तो एक्स और वाई के अलॉन्ग अलग अलग लगाओ, या आप ऐसे कह दो मैं पूरी वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ, चॉइस है ना। तो मैं भी इसको हाँ पूरी इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, इससे स्टेप्स कम हो जाते हैं सिर्फ इसलिए यार, प्रूफ है ना, इससे स्टेप्स कम हो जाते हैं। अब एक काम करो, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा दो, करो करो जल्दी करो। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा। कितना अच्छा होता तुम लोगों में से किसी एक के पास राइटिंग बैड होता, तुम लिख रहे हो, मैं बस बता रहा होता। सर U1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ना 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 ना, पूरा प्रॉपर U1 U2 की टर्म्स में लिखो, कोई वैल्यू वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, अब तुम लोगों ने लिख लिया तो चेक करो, यही आ रहा है। इसमें हाफ M कैंसिल हो जाएगा। सर ये आ रहा है सर, हाफ एम कैंसिल। और आज टाइम मत देखना, आज टॉपिक देखना, सेंटर ऑफ मास कंप्लीट होगा तब क्लास जाएगी। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर
अच्छा, अब यार एक काम करना है मुझे, इस इक्वेशन 1 से ना स्क्वायर निकालना है। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कैसे लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। हाँ चलो, इसे याद है। अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी का स्क्वायर लो, वेलोसिटी का स्क्वायर का मतलब है उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो मैं तुम्हें अभी इक्वेशन 1 नहीं, अगर मैं कह रहा हूं ना u1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर का भाई मतलब बस ये होता है u1 डॉट u, दैट्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर। 3 को 2 में रखते हैं। इसके बाद ना थोड़ी सी तुम मेहनत करोगे, सब कुछ मैं कर दूंगा तो फिर दिमाग तो चलेगा ही नहीं। अगर क्लास में दिमाग वैसे चले ना जैसे एग्जाम में चलता है, पास वाले की जरा सी नोटबुक दिख जाए तो एकदम दिमाग भागना शुरू कर देता है। ये है, ये इक्वेशन है 4। अब एक काम करो बस, इसमें u1 की वैल्यू ना 1 से रख दो, 1 को 4 में रख दो। मैं फिर कह रहा हूं करना क्या है, 1 से उठाओ u1, v1 प्लस v2 है, यहाँ रख दो, इसको भी रख दो, डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, और देखो यार क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है। कहीं दिखता है तुम्हें cos थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 90? करो इतना काम तो करो, तुम्हें कुछ कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। सीखोगे तभी जब खुद करोगे, मैं लिखूंगा तो मैं सीखूंगा। रोशनी, आप कर रही हैं कैलकुलेशन? यस सर। कर रही हैं आप? अदनान, कर रहे हो कैलकुलेट? अदनान नहीं कर रहा क्या? कर लिया, इसमें v1 v2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, दोबारा बताओ जल्दी से, क्या आया? v1 into v2 is equal to 0। इनटू v2 या v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0? v1 तो v1 डॉट आएगा। अरे उसको तो बताना, तो बेचारी उसका शायद डॉट ना आ रहा हो। हाँ बताओ मुझे साची। नमस्ते सर, मेरा v1 v2 प्लस v1 v2 आ रहा है। v1 v2 के बीच में डॉट है या नहीं है साची? नो सर, तुम नहीं बोल रही है सर है। है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला किसी को, जैसे साची को कुछ मिल रहा है ऐसा कुछ? आयुषी? मेरा भी यही आया है सर। सर मेरा आया नहीं। मेरा उससे प्रूव भी हो गया 90। प्रूफ भी हो गया, चलो रख के देखते हैं। u1 की जगह मैंने कहा था वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 रख दो। बस जरा सा बैच साइज 8-10 से बड़ा हो जाए ना तो यही परेशानी होती है, एक एक बच्चे का पता नहीं चल पाता। हमें पता है बहुत सारे लॉस्ट हो गए होंगे। तो 0 होने के लिए 90 होना जरूरी है, cos 90। यस, इसका डॉट लो, इसको इसके साथ डॉट लो, इसका इसके साथ डॉट लो, इसका इसके साथ डॉट लो, इसका इसके साथ डॉट लो, तो ये आएगा v1 डॉट v1 प्लस v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v2 which is v1 square plus v2 square. v1 dot v1 is v1 square. v1 dot v2 is v1 dot v2. v2 dot v1 और v1 dot v2 एक ही चीज होती है, आप लिख सकते हो इट्स v1 dot v2. v2 dot v2 is v2 square. v1 square v2 square.
v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल हुआ, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2v1 डॉट v2 आ गया, विच इज इक्वल टू 0। v1 डॉट v2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर्स का डॉट कैसे आता है, v1 v2 cos थीटा। अब यहां देखो v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है, 90। अरे अब 90 तो प्रूफ करना है। यह देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, थीटा प्लस फाइव, तो ये तो गिवन था थीटा प्लस 590। ये तो प्रूफ करना था। तो ये आ गया cos थीटा प्लस फाइव 0। ये कब होता है, जब थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री होगा। तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। जब आप ट्यूटोरियल अटेंड करोगे ना, तो ट्यूटोरियल में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जिसमें आप इसे एज अ फॉर्मूला यूज कर रहे होगे। भाई cos तो 0 तभी होता है ना जब 90 डिग्री हो। सो याद रखिएगा, अगर दो बॉल्स है आइडेंटिकल है, एक मूव कर रही है दूसरी रेस्ट में है, कोलाइड कर गई, देन आफ्टर कोलिजन दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली जाएंगी। लिख लीजिए था। सो कहाँ गया, सर परफेक्टली इलास्टिक ही पढ़ रहे हैं हम या फिर वो अलग चीज होती है? इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही चीज है, लेकिन इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक अलग है। ठीक है, अगर हर केस में 90 डिग्री पे जाएगा तो कभी हम डायरेक्शन तो बदल ही नहीं पाएंगे उसकी। हमेशा थोड़ी ना होगा, कितनी सारी कंडीशंस हैं, दोनों मास सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो, एक रेस्ट में हो, एक मूव कर रहा हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। चलो यहां तक तो तुमने कर लिया था, मैंने कहा था इसके आगे करना है, लिखो इतना। सो दैट वाज अबाउट, सर यस 2 मिनट आप इक्वेशन 1 दिखा सकते हैं सर, 2 मिनट सर। मैं सर एक कंपोनेंट गलत लिख दिया। ओके सर, हो गया सर। सर अगर हम कोई फ्लोर पे रख के स्टोन से कुछ हाइट से उसको हिट करते हैं तो भी होगा? नहीं, क्योंकि अगर स्टोन से हिट कर रहे हो परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। हाँ, नहीं सर, दोनों स्टोन है सेम आइडेंटिकल मास के। इलास्टिक नहीं होगा कोलिजन। अगर तुम बिल्कुल कह रहे हो राउंड शेप स्टोन्स हैं तो कुछ इलास्टिसिटी हो जाए, लेकिन अगर कॉर्नर्स है ना तो इलास्टिक नहीं होगा, एनर्जी का लॉस होगा। नहीं सर, जैसे बिलियर्ड्स बॉल है वैसी है, बट मैं हाइट से अगर उसे थ्रो कर रहा हूँ एग्जैक्टली उस पे। अच्छा, ऊपर से थ्रो करो, सेम प्लेन में नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, सेम प्लेन में होना चाहिए। ओके सर। चलो जी, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद सेंटर ऑफ मास। अब इसमें और क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास on a ट्यूटोरियल। अच्छा चलो मैं इसमें फिर सेंटर ऑफ मास इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो अब यहां से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है। देखो चैप्टर नंबर 7 में क्या होगा, फर्क समझो। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 में जो भी पढ़ते हो ना, उसी को 7th में रिपीट करते हैं। जो भी तुमने 3rd में पढ़ा, 4th में पढ़ा, 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, वो सब 7th में रिपीट होता है। फर्क ये होता है चैप्टर नंबर 7 में कि अभी तक आप पढ़ते हैं एक पॉइंट मास के लिए। इसको समझ लेना फर्क क्या, वरना तुम कहोगे फिर से वेलोसिटी क्यों पढ़ा रहे हो। टिल चैप्टर नंबर 6 वी स्टडीड पॉइंट मास। 6 तक हमने पॉइंट मास स्टडी किया। आफ्टर चैप्टर 6 और स्टडी सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस,
सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस या रिजिड बॉडी हम स्टडी करेंगे आफ्टर चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 तक तो पॉइंट मास स्टडी किया है। 6 के बाद हम सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस या चैप्टर नंबर 7 में बेसिकली आप एक सिस्टम स्टडी करते हो जहां कई पॉइंट मासेस होते हैं। अब समझो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। सर मैं समझा नहीं पॉइंट मास से क्या अच्छा, पॉइंट मास का मतलब है एक पॉइंट, एक मास जिस बॉडी की भी आप बात कर रहे हो ना, जैसे आप चैप्टर नंबर 1 में कहते हो एक बॉडी मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मींस दैट बॉडी इज जस्ट अ मास। एक मास है, पॉइंट मास है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ चैप्टर नंबर 4 के अंदर की एक बॉडी को मैंने थ्रो कर दिया, दैट मींस जिस बॉडी को थ्रो किया है दैट बॉडी इज अ पॉइंट, इट्स अ पॉइंट मास, कोई डायमेंशंस नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, दैट मींस अब मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ जिसमें कई पॉइंट मासेस है। मैंने एक सिस्टम लिया, सर यानी इसके अंदर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। हाँ कई पॉइंट मासेस है, M1 है, M2 है, M3 है, Mn है। सर जब भी अपलोड हो जाएगा नहीं वाला लेक्चर एक बार इसका लिंक भेज देगा क्योंकि कुछ चीजें में डाउट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ आप क्या करोगे सेंटर ऑफ मास में, आपके पास जो सिस्टम दिया है उस सिस्टम में एक पॉइंट मास नहीं, यू हैव नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। अब तुम इसे स्टडी करना चाहते हो, इसे स्टडी करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इन सबको हटाकर एक सिंगल मास से रिप्रेजेंट कर दो। ये बिल्कुल वैसे ही होता है, डेमोक्रेसी में यही होता है ना। भाई स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, उसे आप सीएम कह देते हो, वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सही करे गलत करे जो भी करे वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने उस पूरे स्टेट के लिए एक सीएम रिप्रेजेंट कर दिया। वही डेमोक्रेसी यहाँ पर है, सारे मासेस को हटाकर आप एक सिंगल मास लगा दोगे, आप कहोगे ये इस सिस्टम का सीएम है, सीएम नहीं सॉरी सीओएम है, सेंटर ऑफ मास, ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर पे होना चाहिए दोबारा सर, मतलब इन सारे मासेस के वो सेंटर पे होना चाहिए, नहीं, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है, वो हम कैलकुलेट मतलब वही हम कैलकुलेट करेंगे कि होगा क्या, लेकिन तो होगा सर अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जैसे स्क्वायर हो गया तो उसके तो सेंटर में ही होगा ना। उसके सेंटर पे होगा, लेकिन इन सर जनरल लेकिन कहीं अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जैसे हम इरेगुलर सरफेस ले तो सर जिस जगह मास ज्यादा होगा उस साइड पे होगा फिर वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है लगता है आज। हाँ ऐसे ही होगा, कहीं भी हो सकता है सर मतलब। आज ना ऑनलाइन क्लास के अंदर थोड़ा ध्यान दिया था मैंने सर अच्छा क्लास अच्छा में। चलो वेरी गुड। हाँ सर मैं कह रहा था हम सिस्टम को पॉइंट मास में फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं ना इसमें। राइट, हम पूरे सिस्टम को एक सिंगल पॉइंट मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 से 6 तक पढ़ा है ना वो वैलिड हो जाए। वो कह रहा है सिस्टम की वेलोसिटी निकालो, तुम कह रहे हो अच्छा सिस्टम को मैंने एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, तुमने पॉइंट की वेलोसिटी निकाल दी, तुम कहते हो वेलोसिटी तो वही होगी जो सिस्टम की थी। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग एंटायर सिस्टम विद अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। द फिजिक्स ऑफ दिस पॉइंट मैच विद द फिजिक्स ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम को स्टडी करो या ऐसे एक पॉइंट को स्टडी करो, द सेम थिंग। समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास है क्या? मैं सबको हटाकर एक सिंगल पॉइंट रखना चाहता हूँ, इस पॉइंट को मैं सिस्टम सेंटर ऑफ मास कहूँ। तो इससे हमारे रिजल्ट की थोड़ी सी एक्यूरेसी कम नहीं हो जाएगी अगर हम नहीं। चारों को इंडिविजुअली लेके करें? नहीं, क्योंकि हम इस पॉइंट को बहुत एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे, कोई एक्यूरेसी कम नहीं होगी, एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास देखो अपने आप में तो कुछ नहीं है ना, जस्ट एक पॉइंट ही तो है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या करते हो आप, इस पॉइंट की कभी पोजीशन कैलकुलेट करते हो, कभी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, कभी कहते हो भाई मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करूंगा। तो आप अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, कभी आप वेलोसिटी करोगे, कभी एक्सीलरेशन करोगे, कभी फोर्स कैलकुलेट करोगे, तो वहां से चैप्टर बिल्ड होता चला जाता है। सो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी नहीं पढ़ा अजीम, अभी बचा हुआ है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देखो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं। लेट्स से आपके पास जितने भी पार्टिकल्स है ना सबके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। मास m1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए मैंने, इसका x1 है, y1 है, z1 है। एक और मास है m2, मैंने इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए, x2 है, y2 है, z2 है। m3 दिया, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए, x3 है, y3 है, z3 है। सारे मासेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है।
मैं आपसे कहता हूँ यार एक काम करो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। ये है सेंटर ऑफ मास, ये रहा, कोऑर्डिनेट्स निकाल दो सेंटर ऑफ मास। बता दो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना कि राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, सेंटर में होगा, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली कि सेंटर ऑफ मास होगा का। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसे कैलकुलेट करने का बहुत इजी मेथड है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3। y कोऑर्डिनेट चाहिए तुम्हें सेंटर ऑफ मास का, m1 y1 सर बस इसमें पुट कर देना है। बस। अब देखो 3 है तो मैंने 3 लिख दिए, 4 5 6 जितने भी होंगे आप लिखते चलो। ऐसे ही आप z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते। सर इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला है, कोई रीजन भी है इसका? सबकी डेरिवेशन है बच्चे, पूरी डेरिवेशन है इसकी भी। लेकिन ये आपसे डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, जब आप क्लास में करोगे तो उसको हम डिराइव करके दिखाएंगे कि ये कैसे आया, कहाँ आया। सर यस सर इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ मास? यस बिल्कुल, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस सर। बिल्कुल ऋषिक, देखो पोजीशन तो फ्रेम पर डिपेंड करती है ना। हाँ सर। जैसे लेट्स से मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए इंडिया गेट बहुत करीब होगा, लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल उत्तराखंड से हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली इंडिया गेट की पोजीशन बहुत दूर है ना। फ्रेम आप चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन डिपेंड्स अपॉन नॉट जस्ट पोजीशन बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन, कि ओरिजिन क्या है। और सर रिलेटिवली बट सेम रहेगी ना लोकेशन बाकी पॉइंट्स से, अगर हम रिलेटिवली देखें? हाँ देखो, हम जो भी बताएंगे ना पोजीशन, वो बताएंगे ओरिजिन की रिस्पेक्ट। ये ओरिजिन डिपेंडेंट, अगर तुम ओरिजिन भी शिफ्ट कर दो ना तो बदल Yes, sir. जाएगी। और जो तुम अगर मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि हर पॉइंट को क्या एक ही जगह लगेगा, ऐसा भी नहीं होगा। हो सकता है ये पॉइंट कहे कि यार मुझसे तो 1 मीटर की दूरी पर है, ये कहता है अरे नहीं मेरा सेंटर ऑफ मास मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है। तो हम जो पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो ओरिजिन की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। सर लेकिन जो ये 1 और 2 मीटर का डिस्टेंस है ये सेम रहेगा ना अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज कर दें? हाँ देन इट विल बी सेम, यस देन इट विल बी सेम। चलिए इसे लिखिए, इसके भी क्वेश्चंस आपको ट्यूटोरियल में मिल जाएंगे। तो ये आज का टारगेट था, ये कंप्लीट हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं एक ट्यूटोरियल करा दूं आपका सैटरडे को, ताकि ये जितना हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये सेंटर ऑफ मास किया है ये कवर अप हो जाए। और मैं संडे एक टेस्ट रख दूंगा जिसमें वर्क एनर्जी इन पावर, और जितना भी कल तक ट्यूटोरियल में हो जाएगा एटलीस्ट आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, कि आप 7th पूरा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है आप पढ़ते चले जाओ आप स्कोर ना कर पाओ। सो प्रिपेयर फॉर द टेस्ट फॉर चैप्टर नंबर 6 और अप टू यहाँ तक सेंटर ऑफ मास तक जितना करा दिया मैंने। संडे को एक टेस्ट ले लेंगे तो उसमें आप डिसाइड कर पाओगे कि ओके अगर आपसे उतना हो पा रहा है तब तो आप 7th करके जाओ, वरना आप उसी को स्ट्रॉन्ग करते रहो। यस वर्क एनर्जी, देखो जो रेगुलर टेस्ट है ना आपके, निष्कर्ष ने जो भी प्लान किए हुए हैं उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ओके इस कैप्सूल कोर्स के टेस्ट अलग होंगे, तो हो सकता है संडे आपके 2 टेस्ट हो जाएं। और कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन सीजन है, इतना कर सकते हैं। साल में 1 महीने 2 महीने मेहनत कर सकते हैं ज्यादा। हाँ ऐसे 2 महीने की वेकेशन भी तो आती है। तो संडे हो सकता है 2 टेस्ट हो जाए आपके, एक वर्क एनर्जी इन पार का होगा, तो अपने आप को टेस्ट कर लेना कि यार वर्क एनर्जी पार ही नहीं हो रहा तो मैं रोटेशन क्यों करूं। लेकिन अगर इसके क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे तो फिर आप रोटेशन भी करिए, ग्रेविटेशन भी करिए। सर वो टेस्ट जूम पे होगा क्या? मैं अभी वो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, है ना, टीम से डिस्कस करना पड़ेगा वो कैसे लेंगे वो टेस्ट, बट आई विल ट्राई कि वो सब्जेक्टिव हो और मैं उसको खुद चेक करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कितना कर पा रहा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, देखो जब आप टेस्ट दिया करो ना सब्जेक्टिव टेस्ट, तो प्लीज कभी चीटिंग मत किया करो। मतलब मेरे दिए हुए स्कोर या किसी भी लर्निंग के किसी भी टीचर के स्कोर दिए हुए स्कोर की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो हमारे लिए होता है कि एटलीस्ट हम डिसाइड कर पाए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आप जरा सी भी चीटिंग करोगे ना तो हमारा एनालिसिस बिगड़ जाता है, जो अल्टीमेटली आप ही का नुकसान है। जो बच्चा सर बिल्कुल कितने मार्कर होगा?
20-25 मार्क का। Okay, sir. 20-25 मार्क्स में पूरा वर्क एनर्जी एंड पावर जज किया जा सकता है। मैं डेरिवेशंस नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस तो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो सर बस सीधी सीधी एनर्जी चीजें। का होगा। वर्क एनर्जी एंड पावर, सर कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। सर जितना क्लास में कराया कैप्सूल कोर्स में उतना ही ना सर, ज्यादा उतना ही थ्योरी उतना ही उतना ही उतना ही। ओके उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वन लाइनर्स होंगे, डेरिवेशंस नहीं होंगी। डेरिवेशंस के नाम लिखे होंगे उसमें, जो डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए फॉर स्कूल एग्जाम्स। अब तुम में से कोई डेरिवेशन भी छोड़कर आ जाए तो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। चलो बच्चों, आज को यहीं छोड़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो नेक्स्ट कैप्सूल कोर्स होगा वो रोटेशन चैप्टर के लिए होगा, वो यस, रोटेशन, राइट, रोटेशन। थोड़ा नीचे कर दिया है। उमर निष्कर्ष से ले लो, निष्कर्ष के पास आ रही यार रिकॉर्डिंग का ना एक्सेस, मेरे पास नहीं होता बिल्कुल। नहीं देविन, अभी वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट हुआ है, सेंटर ऑफ मास तो अभी शुरू है। सेंटर ऑफ मास और रोटेशन एक ही चैप्टर है ना 7, इसमें तो अभी 1-2 लेक्चर्स और चाहिए होंगे मुझे इसे कंप्लीट करने में। जैसे काफी कुछ इसमें से सेंटर ऑफ मास तो आ रहे हैं ना टेस्ट में। सेंटर ऑफ मास आ रहा है, हाँ, ये क्योंकि ये कल आपके ट्यूटोरियल में हो जाएगा। ओके सर। ट्यूटोरियल में कल करवा देंगे इसको। चलो ओके, लेट्स स्टॉप हियर, आराम करो और रिवाइज करो जाके। थैंक यू थैंक सर। यू सर। हमारी लास्ट रह गई। उमर, उमर मेरा तो नंबर है ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं भिजवा देता हूँ। नहीं है आपका भी। मेरा भी नंबर नहीं है। सर आप बता दो ना, सर मेरे पास एक कुछ आपका होता है तो नंबर सर है, आपसे उसकी पूछ डीपी सकते लगी हुई है, वही वाला है। ये मेरा नंबर है। निष्कर्ष का नंबर मैं भी कहाँ गया निष्कर्ष का नंबर? सेवन 8-3-8-7-4-2-4-3-4। सर मेरा रोटेशन नहीं आ रहा एग्जाम में, तो फिर सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक आ सकता है क्या उससे क्वेश्चंस? आ सकता, वैसे चैप्टर नंबर 7 आ रहा है या नहीं आ रहा? वर्क एनर्जी पार आ रहा है, रोटेशन नहीं आ रहा। बस फिर नहीं आ रहा, नहीं आएगा फिर। ओके सर। सर मेरा पूरा चैप्टर नंबर 7 नहीं आ रहा सर। गुड, कितना आ रहा है? सर मेरा एक पोर्शन है, मतलब सर मेरे एक बार देखना पड़ेगा। वो सेंटर ऑफ मास होगा फिर, अगर पूरा नहीं आ रहा ना तो सेंटर ऑफ मास आता है, देख लेना, उसको देख लेना, ठीक है। चलो बच्चों, यहीं छोड़ता हूँ मैं। ये निष्कर्ष का नंबर है, मेरा नंबर है, मुझे भेज देना।